तो कल कुछ लोगों ने बोला था कि ये वापस से पढ़ाना है, मैसेज करके मुझे बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू हाँ टू सर, लाइन चार्ज। कनेक्शन खराब हो गया था। ठीक है, मैं एक बार बता रहा हूँ वापस से। तो हमने अभी तक देख चुका है पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। सेकंड लोग आए जा रहे हैं जरा। हमने अभी तक कैलकुलेट किया पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, एक रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड, टेस्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। उसी तरह से अब हमें कैलकुलेट करना था एक लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लाइन चार्ज बोला किसे जाता है? बेसिकली कोई भी एक वन डायमेंशनल वायर है अगर हमारे पास, और उसको हम कोई चार्ज दे देते हैं, तो उसके ऊपर पर यूनिट लेंथ कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा। मैं उसे लैम्डा से डिफाइन कर देता हूँ, यानी लैम्डा हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब ऐसा है कि मान लो कि हमें एक वायर दिया हुआ है और उसके सामने कोई पॉइंट है P। इस पॉइंट से उस वायर के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, जिससे कि उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम बोल देते हैं है R। इस परपेंडिकुलर से मैं एंगल मेजर कर रहा हूँ वायर को कनेक्ट करने के लिए। वायर के टॉप मोस्ट पॉइंट को जब मैं P पॉइंट से कनेक्ट करता हूँ तो हमें एंगल जो कवर करना पड़ता है वो है θ1। सिमिलरली वायर के बॉटम मोस्ट पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए इसी लाइन से मैं अगर एंगल मेजर करता हूँ तो वो आता है एंगल θ2, यानी कि P पॉइंट जो सिमेट्रिकली नहीं रखा हुआ है, हमने जनरल केस ले लिया है, और लैम्डा इसके ऊपर चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है। अब इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम एक पॉइंट पार्टिकल या पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला यूज करते हैं। हम इसी लाइन चार्ज पर जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है उससे कोई y डिस्टेंस ऊपर जाके dy थिकनेस का एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं। तो इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर जो छोटा सा चार्ज आएगा dq, उसकी वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू dy, क्योंकि एलिमेंट की लेंथ है dy। मैं मान लेता हूँ जो एलिमेंट है वो पॉइंट P पर जो सबटेंड कर रहा था वो कोई जनरल एंगल था थीटा, और थीटा पे जाके हमने डी थीटा का ये एलिमेंट लिया था। ये डिस्टेंस हमें दी हुई है r है। तो नीचे वाले ट्राइंगल से अगर मैं रिलेशन लिखूं तो रिलेशन में लिख सकता हूं कि tan थीटा विल बी इक्वल टू y बाय r, या y बराबर हो जाएगा r tan थीटा। अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूं ताकि मैं dy की रिलेशन ला सकूं d थीटा के टर्म्स में, तो हमें मिलेगा dy बराबर r कांस्टेंट है sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और ये हमें मिल गई रिलेशन। अब बस ये देखना है कि जो एलिमेंट आपने चूज किया है वो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा किस तरफ। तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा होगा। मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ DE, और उसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक तो आएगा DE परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और एक आएगा DE पैरेलल डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर में जो आएगा उसे मैं लिख सकता हूँ DE cos थीटा, और पैरेलल में जो आएगा उसे मैं कह सकता हूँ DE sin थीटा। DE यहाँ पे छोटी सी फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं DE की वैल्यू लिख लेता हूँ। डी पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड होती है KQ बाय R स्क्वायर, यानी K इस पे चार्ज DQ हमारे एलिमेंट पे बाय ये वाली डिस्टेंस, ये हो जाएगी अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस y, ऊपर हम गए थे y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये दूरी y दी हुई है और ये दूरी R दी हुई है, ये हमें मिल गया। अब मैं दोनों कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट अगर कर लूं तो मुझे पूरे वायर के लिए इनका फील्ड मिल जाएगा। तो E परपेंडिकुलर में कह सकता हूँ इंटीग्रेशन होगा, ये हो जाएगा DE cos थीटा का इंटीग्रेशन। वैल्यूज अगर पुट की जाए DE हो जाएगा K, DQ की जगह मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू डी वाई बाय अंडर रूट ऑफ, ये अंडर रूट हट जाएगा, R स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब क्योंकि हमारे इंटीग्रेशन में दो वेरिएबल आ चुके हैं, कौन से दो वेरिएबल हैं? एक तो आपका y वेरिएबल है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, और एक आपका थीटा भी वेरिएबल है। तो एक वेरिएबल में लाने के लिए मैं y को रिप्लेस कर देता हूँ r tan थीटा से, ठीक है ना, और dy को रिप्लेस कर देता हूँ r sec स्क्वायर थीटा d थीटा से। ऐसा करने से यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा k लैम्डा dy को मैं कह सकता हूँ r sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा।
इसी को अगर हम सॉल्व कर लें तो ये हमें मिल गया के लैम्डा तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अपॉन आर भी बाहर आ गया, ऊपर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, एक यहाँ पे कॉस थीटा भी था, सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बात आती है लिमिट क्या रखी जाए एंगल की। तो जो एलिमेंट आपने चूज करना शुरू किया होगा वो कहाँ से शुरू किया होगा, किसी को कोई डाउट है? Why did I take de cos थीटा? मैं अभी एक का निकाल रहा हूँ, मैं परपेंडिकुलर वाला कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो परपेंडिकुलर में तो cos थीटा ही कंपोनेंट है ना। पैरेलल का निकालने के लिए मैं sin थीटा वाला भी करूंगा इसके बाद, ठीक है ना। ये हमें मिल गया, इसे हम सॉल्व करेंगे। अगर हमें लिमिट लगानी है तो सोच के देखो, सबसे छोटा एलिमेंट जो आपने सबसे पहले लिया होगा वो कहाँ लिया होगा, सबसे नीचे। तो एंगल की वैल्यू होगी माइनस थीटा। अगर मैं एंगल यहाँ से मेजर शुरू कर रहा हूँ तो नीचे वाला एंगल मैं नेगेटिव मान सकता हूँ, हो जाएगा माइनस थीटा 2 से लेके प्लस थीटा 1 तक। हम लिमिट लगा देंगे माइनस थीटा 2 से लेके प्लस थीटा 1 तक। इससे हमें वैल्यू मिलती है के लैम्डा बाय आर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा। आप यहाँ पे पुट करोगे वो आएगा साइन थीटा 1 माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा 2। माइनस साइन से बाहर निकल सकता है और फॉर्मूला में मिलता है के लैम्डा बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो ये फॉर्मूला हो जाता है एक लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। हाँ, आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो पर वो इंटीग्रेशन दूसरा होगा, मैंने एक चूज करके वो इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है ना, किसी को कोई डाउट यहाँ तक ई परपेंडिकुलर निकालने में? अगर तुम पीडीएफ में देखो तो ये चीज यहाँ पे की गई है, दिख रहा होगा। ई परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें मिली है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, पॉजिटिव के लिए हमेशा दूर रहेगा ऑब्वियसली, और नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स द वायर हो जाएगा, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा में कैसे है बेटा, y बराबर, ये रिलेशन हमें दी हुई है, y बराबर आर टेन थीटा है। अगर आप डिफरेंशिएट करोगे दोनों तरफ तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो dy क्या हो जाएगा, r सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, क्योंकि इंटीग्रेशन में आप dy को रिप्लेस करोगे ना d थीटा से, क्योंकि हम पूरी चीज थीटा के टर्म में ला रहे हैं तो हमें रिलेशन तो चाहिए ही चाहिए। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, cos थीटा का वैल्यू आप जो है r अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, वो इंटीग्रेशन y के टर्म्स में हो जाएगा। ठीक है ना, उसमें आप y की वैल्यू लगा दोगे माइनस, यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी कि नीचे y कितना है। ठीक है ना, आपको थीटा दिया हुआ है, r दिया हुआ है, उसके टर्म्स में y कैलकुलेट करोगे, उसकी लिमिट पुट कर सकते हो। ये समझ आया मैंने जो किया? ये हो गया परपेंडिकुलर वाला। अब हम बात करते हैं पैरेलल वाले की। एक कंपोनेंट तो परपेंडिकुलर आता है, वो हमें पता लग चुका है, फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है। अब बात आती है पैरेलल टू वायर, अगर कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेशन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा सोच के देखो आप, बस इंटीग्रेशन किस चीज का शुरू करते हैं, यहाँ पे जो हमने लिया है डीई कॉस थीटा, उसकी जगह बस क्या लिया जाता, डीई साइन थीटा, जिससे यहाँ पे साइन थीटा आता, और फाइनली आपके इंटीग्रेशन में यहाँ पर आपको साइन थीटा मिलता, जिसका इंटीग्रेशन आता माइनस कॉस थीटा। और ई पैरेलल की जो वैल्यू आती वो आपको कितनी मिल जाती, वो मिलती के लैम्डा बाय आर। वहां पे अगर आपके पास साइन थीटा, उसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा 1 माइनस माइनस कॉस माइनस थीटा 2, ये मिलता आपको। इसे सॉल्व करने से ई पैरेलल की वैल्यू आ जाती है के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो लाइन चार्ज के लिए बेसिकली हमें दो फॉर्मूले याद रखने होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू लेंथ और एक इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू लेंथ। ठीक है ना, किसी को डाउट है यहाँ तक? मैं बस ये कह रहा हूँ जो ई पैरेलल हमें कैलकुलेट करना है उसमें आप बस किस कंपोनेंट को इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पे आपने डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट किया है, उसकी जगह आप डी साइन थीटा को इंटीग्रेट करोगे, जिससे हमें रिजल्ट मिल जाता है ये वाला, जो आपको याद रखना है। अगर सबके पास कॉपी है तो ये नोट करते जाओ, इस पर बेस्ड क्वेश्चन अभी मैं कराने वाला हूँ। ठीक है ना, ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला नोट कर लो,
के लैम्डा बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 और ई पैरेलल का के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसी में हम केस ले लेते हैं जिसमें कि अगर कोई बोल दे कि आपके पास एक इनफाइनाइट वायर है, ठीक है ना। इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या हो गया कि कोई भी पॉइंट जो होगा वो इसके लिए हमेशा ही सिमेट्रिकल होने वाला है। ये वायर उसके सामने कोई पॉइंट ले लिया आपने P, अब ये आपका परपेंडिकुलर, आप एंगल यहीं से मेजर करना शुरू करते हो, है कि नहीं। तो आपको कितना एंगल घूमना पड़ेगा तब आप इसके टॉप मोस्ट पॉइंट को कनेक्ट कर पाओ। सोच के देखो, एंगल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा, तो इन्फिनिटी तक जा रहा है ऊपर वाला पोर्शन। उसे टच करने के लिए थीटा 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्योंकि इस वायर का टॉप मोस्ट पॉइंट प्लस इन्फिनिटी पे है, तो P पॉइंट से उस लाइन को कनेक्ट करने के लिए थीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। सिमिलरली थीटा 2 की वैल्यू नीचे की तरफ हो जाएगी आपके पास 90 डिग्री, माइनस हम पहले ही फॉर्मूले में कंसिडर कर चुके हैं एंगल को। इसको पुट करने से हमें ई परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल जाती है 2 के लैम्डा बाय आर और ई पैरेलल की वैल्यू मिल जाती है 0। ये रिजल्ट हमें याद रखना है डायरेक्टली, किसके लिए, इनफाइनाइट वायर के लिए। किसी को कोई डाउट? सिमिलरली एक आता है सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट का मीनिंग क्या हो गया, यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता है लेकिन ये एंड कहाँ हो रहा है वो हमें नहीं पता, वो जाता है इन्फिनिटी तक। तो उसके सामने कोई पॉइंट जस्ट मैं ले लेता हूँ, ये पॉइंट है P, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दी गई, मान लो आपको R, पीडीएफ में भी दिख रहा होगा, ठीक। तो ऐसा सोच के देखो कि इसके टॉप मोस्ट पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए, P पॉइंट से वायर के टॉप मोस्ट को कनेक्ट करने के लिए इस लाइन से आपको कितना एंगल चलना पड़ा, 0 डिग्री। तो थीटा 1 की वैल्यू तो क्या हो गई, 0 डिग्री। और बॉटम मोस्ट पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे है, आपको फिर से कितना एंगल जाना पड़ेगा, लगभग 90 डिग्री। थीटा 2 की वैल्यू फिर से क्या हो जाती है, 90 डिग्री। फॉर्मूले में अगर आप पुट करते हो तो आपको ई परपेंडिकुलर की वैल्यू मिलती है के लैम्डा बाय आर और आपको ई पैरेलल की भी वैल्यू मिलती है के लैम्डा बाय आर, ठीक है। तो सेमी इनफाइनाइट वायर दोनों डायरेक्शन में फील्ड क्रिएट करता है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है के लैम्डा बाय आर, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टार बना के एक चीज लिखी हुई है पीडीएफ में, फॉर मैग्नीट्यूड चूज थीटा सच दैट इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। अब हम करते क्या है, डायरेक्शन तो हम सीधे सीधे समझ सकते हैं कि प्लस के लिए हमेशा दूर जाती हुई होती है और माइनस के लिए हमेशा पास आती हुई होती है। तो आप थीटास की वैल्यू ऐसे पुट करो फॉर्मूले के अंदर, जो आपका फॉर्मूला है cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। और डायरेक्शन हम डायरेक्टली इस कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं कि प्लस के लिए फील्ड दूर जाती होती है, माइनस के लिए पास आती हुई होती है। डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट? सेमी इनफाइनाइट एक बार प्लीज। सेमी इनफाइनाइट में कुछ अलग चीज थोड़ी, अगर आप इनफाइनाइट समझ गए तो सेमी इनफाइनाइट का मतलब होता है इन्फिनिटी का आधा। तो सोच के देखो, वैसे इन्फिनिटी का आधा कुछ डिफाइंड नहीं होता, पर हम सेमी इनफाइनाइट उसे बोलते हैं कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं पता। तो पॉइंट अगर यहाँ पे रखा हुआ है, हाँ डायरेक्शन वाला मैं बता रहा हूँ, पॉइंट P अगर यहाँ पे है, ऐसा सोचो टॉप मोस्ट पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए परपेंडिकुलर से आपको कितना एंगल घूमना पड़ा, तो टॉप तो कनेक्टेड ही है, थीटा 1 आपको कुछ नहीं घूमना पड़ा, 0। पर बॉटम क्योंकि इन्फिनिटी पे है तो आपको बॉटम कनेक्ट करने के लिए कितना एंगल घूमना पड़ जाएगा, अगर ये ऐसे रखा हुआ है और नीचे इन्फिनिटी पे है तो घूमना कितना पड़ जाएगा, 90 डिग्री। तो थीटा 2 90 डिग्री, फिर बस मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब डायरेक्शन के लिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसका मतलब ये है कि मान लो आपको ऐसे सेमी इनफाइनाइट वायर दिया हो, ठीक है ना, और मैं बोल दूं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये है आपका पॉइंट P। तो बताओ ई परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में आएगा, तो हमें पता है प्लस चार्ज है तो ई परपेंडिकुलर दूर जाता हुआ आना चाहिए, ये हो गया भाई, ठीक है ना। मैं बोलूं ई पैरेलल किधर आएगा, तो ई पैरेलल एक तो ऊपर आ सकता है और एक नीचे आ सकता है। तो सोच के देखो किधर आना चाहिए, ऊपर या नीचे, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो हमेशा दूर जाता होना चाहिए। तो हम ऐसा सोच सकते हो सारा चार्ज कहाँ है, नीचे है। तो सारे लोगों ने मिलकर फील्ड कैसे कैसे बनाई होगी, ऐसे ऐसे फील्ड बनाई होगी। तो उसके दो कंपोनेंट कैसे आए होंगे, एक इधर आया तो दूसरा कंपोनेंट किधर आएगा, ई पैरेलल। सिमिलरली मैं बोलूं कि नेगेटिव चार्ज भरा हुआ था मान लो और ये आपका पॉइंट P है, अब मैं बोलूं ई परपेंडिकुलर किधर आएगा, तो लेंथ के परपेंडिकुलर वाला हमें पता है वायर की तरफ होना चाहिए।
वायर की तरफ, ये तो हो गया ई परपेंडिकुलर। अब पैरेलल ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो हम सोच के देखें, सारे लोग नेगेटिव हैं और सारे लोग ऊपर हैं, सभी ने फील्ड किधर बनाई होगी, अपनी तरफ, तो उसका कंपोनेंट किधर मिलेगा आपको, ऊपर। ये हो गया ई पैरेलल। ये हम कहना चाह रहे हैं डायरेक्शन के लिए। तो हम इस फॉर्मूले के अंदर जब वैल्यूज पुट करें थीटा की, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है ना कि थीटा, आप टॉप को कनेक्ट करने वाला एंगल यहाँ पुट कर दो गलती से, बॉटम वाला यहाँ पुट कर दो, ठीक है, तो माइनस माइनस आ जाए। इसलिए आप ये याद रखो कि ये चीज आप थीटा ऐसे पुट किया करो, 2 थीटा तो आपको दिए ही रहेंगे क्वेश्चन में, आप ऐसा थीटा पुट करो कि ये चीज हमेशा कैसी आ जाए, पॉजिटिव, और डायरेक्शन तो फिर जैसे मैंने अभी बताई वैसे हम समझ ही सकते हैं, तो कभी आंसर गलत नहीं आएगा। कोई डाउट? ठीक है। अब इसमें एक जो स्पेशल केस आ रहा है, आपको दिख रहा होगा पीडीएफ में, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जेई एडवांस में पूछा जा चुका है, ठीक है ना, 1-2 बार। इसमें और अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें अंतर ये है सिर्फ कि मान लो कि आपको ऐसे दिया हो वायर, अब ये ना तो इनफाइनाइट वायर है और ना ही सेमी इनफाइनाइट वायर है, पर पॉइंट पी जो है वो उसके सामने कहीं नहीं है बल्कि यहाँ कहीं है, ठीक है ना। तो वायर से पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, वायर को एक्सटेंड करके देख लूंगा और उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लूंगा और मान लेता हूँ ये डिस्टेंस है डी। अब यही परपेंडिकुलर हो गया आपका। आपने टॉप को कनेक्ट किया तो कुछ एंगल बना आपका θ1, आपने बॉटम को कनेक्ट किया तो आपका कुछ एंगल बना θ2। अब फॉर्मूला हमें पता है, अगर मैं बोलूं कि ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या आएगा, तो फॉर्मूला आया था k λ/r sin θ1 प्लस sin θ2। लेकिन इसमें कुछ अंतर है, समझ रहे हो ना, इसमें कुछ अलग है। वो अलग बात ये है कि जो θ2 एंगल आपने मेजर किया है उसके सामने तो कोई वायर है नहीं। या फिर ऐसा सोच के देखो, डेरिवेशन जब हमने किया था तो θ1 तो मैंने परपेंडिकुलर से ऊपर लिया था और θ2 मैंने कहा लिया था, नीचे। इसलिए इंटीग्रेशन में मैंने जो लिमिट लगाई थी वो कहाँ से लगाई थी, अगर आप यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन में जो लिमिट लगाई गई थी वो लगाई गई थी -θ2 से लेके प्लस θ1 तक, क्योंकि जो नीचे वाला पॉइंट था वो कहाँ पे था, नीचे की तरफ था परपेंडिकुलर से, तो हमने उसका एंगल नेगेटिव लिया था। लेकिन इस वाले केस में आप देख सकते हो कि टॉप को कनेक्ट किया तब भी वो कैसा आ रहा है, एंगल पॉजिटिव, और बॉटम को कनेक्ट किया तब भी वो एंगल कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब अगर मैं लिमिट में यहाँ पे प्लस θ2 पुट करूं इस जगह पर, तो हर जगह पे क्या आएगा, यहाँ पर भी आप क्या रखते हैं, प्लस θ2, जिसकी वजह से माइनस बाहर नहीं आता और यहाँ हमेशा साइन क्या रह जाता, माइनस वाला। तो बस ये याद रखना है कि अगर इस तरह का केस आ जाता है तो ई परपेंडिकुलर के फॉर्मूले में sin θ1 माइनस sin θ2 हो जाता है। फिर से मैं वही बोलूंगा कि डायरेक्शन तो हम वैसे ही देखेंगे जैसे देखते थे, मैग्नीट्यूड हम हमेशा कैसा ले आएंगे, पॉजिटिव ले आएंगे। समझ आ रहा है? ई पैरेलल की अगर बात की जाए तो ई पैरेलल में भी वापस से आप लिमिट क्या लगाते हैं, -θ2 की जगह प्लस θ2 से लेके प्लस θ1 तक, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पे अगर cos ऑफ -θ2 की जगह cos ऑफ θ2 भी रखा जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि cos ऑफ θ इज इक्वल टू cos ऑफ -θ। तो ये फॉर्मूला क्या रहता है, सेम रहता है। ई पैरेलल के केस में फॉर्मूला हो जाता है k λ/r cos θ2 माइनस cos θ1। ये काफी इंपॉर्टेंट है, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है अभी। हाँ बोलो बेटा, डाउट क्या, बोलो। किसी को डाउट नहीं है? हाँ बोलो, डाउट। हेलो, क्लास में क्वेश्चन दिए थे, वो 37 डिग्रीज पे टिल्टेड था, सॉल्यूशन एक बार बोल देंगे क्या? बेटा भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, एक सेकंड सॉल्यूशन बता दूँ बारी से। किसी को डाउट है जो मैंने अभी बोला उसके अंदर?
नहीं सर। तो मेनली हमें याद क्या रखना है दोनों चीजों में, आपको याद बस ये रखना है कि अगर जो टॉप और बॉटम होते हैं वायर के, उन्हें जब आप परपेंडिकुलर से ज्वाइन करते हो, जैसे मान लो कि ये हमारा वायर है और ये हमारा पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, अगर टॉप और बॉटम को ज्वाइन करने पर एंगल जो है वो परपेंडिकुलर के ऑपोजिट साइड्स पर आए तो ई परपेंडिकुलर के फॉर्मूले में sin θ1 प्लस sin θ2 आता है। लेकिन अगर जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो दोनों एंगल उसके एक ही तरफ आए तो फिर ई परपेंडिकुलर के फॉर्मूले में sin θ1 माइनस sin θ2 आता है। और ई पैरेलल का फॉर्मूला दोनों ही केस में क्या रहता है, सेम रहता है। ये नोट बना के लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ बात सही है, एक जो चीज चेंज हुई है वो हुई है लिमिट की वैल्यू, लिमिट बस चेंज हो जाती है प्लस θ2 से प्लस θ1। ठीक है, इस चीज में किसी को डाउट है? ठीक है, θ1 और θ2 किसको लेंगे बेटा, वायर का परपेंडिकुलर ड्रॉप। अब इतना सवाल पूछ रहे पूरा होने के बाद, ये आपका वायर है, ये पॉइंट P है, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वायर के टॉप को P पॉइंट से कनेक्ट करने पर जो एंगल बनता है वो एंगल हो गया θ1, वायर के बॉटम को कनेक्ट करने पर जो एंगल बनता है वो हो गया आपका एंगल θ2। इस तरह से दो एंगल्स मेजर किए जाते हैं। ठीक है, तभी आप फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। समझ आया सुमित, तुम्हें डाउट था? ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड इस पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन क्या लास्ट वाले में डाउट तो बोलो ना। मैंने बस ये करवाया है कि दो केस हो सकते हैं, एक तो ये वाला केस हो सकता है जहां आपका पॉइंट भी वायर के सामने आता है, जिससे टॉप को कनेक्ट करने वाला एंगल और बॉटम को कनेक्ट करने वाला एंगल परपेंडिकुलर के ऑपोजिट साइड्स पे लाई करते हैं। उस केस में जो ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला है उसमें sin θ1 प्लस sin θ2 आप यूज करते हो। लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे कि ये आपको वायर हमने दिया है लेकिन जो पॉइंट P है वो उसके सामने नहीं है, थोड़ा सा अलग है, जिससे कि परपेंडिकुलर आप एक्सटेंड करके ड्रॉ किए, फिर आप टॉप को कनेक्ट करोगे एक एंगल आया, बॉटम को कनेक्ट किए दूसरा एंगल आया, परपेंडिकुलर से एंगल जो आया है वो दोनों एक ही तरफ आए हैं। दिख रहा है, इसमें दोनों एक ही तरफ आए हैं, जबकि इस वाले केस में ऊपर वाला एंगल इस तरह था और नीचे वाला एंगल इस तरह था। तो इसमें क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो ई परपेंडिकुलर के फॉर्मूले में sin θ1 माइनस sin θ2 आ जाता है, और ई पैरेलल का फॉर्मूला सेम रहता है, जो कि किस केस में था, ऑपोजिट डायरेक्शन वाले केस में। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ट्राई कर सकते हो सभी लोग, ट्राई करो जरा। ए पार्ट का आंसर क्या आएगा, ए बी और सी, आई कैप जे कैप में आंसर देना। हाँ बोलो, क्या डाउट है? हेलो हेलो, किसी को डाउट पूछना था मृगांक का? हेलो, हाँ बोलो, क्या डाउट है? हेलो सर। हेलो बेटा, तुम्हारी आवाज नहीं आ पा रही, डाउट टाइप कर दो, ठीक है? आवाज नहीं आ रही है, बहुत अटक रही है, बोलो।
सर हेलो सर हाँ बोलो ना बेटा। हाँ हेलो तो खाते तो मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। पहले क्वेश्चन का ए पार्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें दो इनफिनिट वायर दिए गए हैं। एक पे चार्ज पर यूनिट एरिया प्लस लैम्डा बोला गया है, दूसरे पे बोला गया है माइनस लैम्डा। तो क्योंकि इनफिनिट है तो हमें पता है ये सिर्फ क्या प्रोड्यूस करते हैं, ई परपेंडिकुलर। इनका ई पैरेलल क्या आता है, 0 आता है, फॉर्मूले में हम देख चुके हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो प्रोड्यूस करेगा ये किस तरफ प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये खुद से दूर प्रोड्यूस करेगा। तो इसे मैं कह सकता हूँ ये हो गया E1। और ये नेगेटिव है तो ये किधर प्रोड्यूस करेगा, ये खुद की तरफ प्रोड्यूस करेगा, यानी ये हो गया E2। तो दोनों ही फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो आप सिंपली दोनों को ऐड कर सकते हो और आपको मिलेगा E नेट। ये होना चाहिए E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू हो जाएगी 2k लैम्डा बाय x प्लस E2 की वैल्यू हो जाएगी 2k लैम्डा बाय 2x। या मैं मिल जाएगा कितना, 3k लैम्डा बाय x। और डायरेक्शन होगी इसकी आई कैप। ये हो गया ए पार्ट का आंसर। काफी लोगों का आ गया था। सिमिलरली अगर हम बी पार्ट की बात करें तो उसमें एक वायर तो इनफाइनाइट है और दूसरा वायर सेमी इनफाइनाइट है। ठीक है ना, ये हमारा पॉइंट हो गया पी। इस पे दिया हुआ है +2 लैम्डा, इस पे दिया हुआ है माइनस लैम्डा। इनफाइनाइट वाला हमें पता है सिर्फ और सिर्फ ई परपेंडिकुलर बनाता है, तो ये बना देगा मान लो इस तरफ E1 खुद से दूर जाता हुआ। और इस पर नेगेटिव चार्ज है, सेमी इनफाइनाइट है, दोनों बनाता है, एक तो ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर भी। तो एक तो ये इधर बनाएगा ई परपेंडिकुलर वाला, और पैरेलल वाला किधर बनाएगा हमें पता है, सारे लोग नीचे हैं तो सभी लोग अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो वो जो बना रहा होगा नीचे की तरफ बनाएगा ई पैरेलल वाला। यहाँ से E1 की वैल्यू तो हमें मिल जाएगी कितनी, 2k लैम्डा बाय x। ये डिस्टेंस दी हुई है 2x और ये डिस्टेंस दी हुई है x। सिमिलरली ई परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी k लैम्डा बाय x, ई पैरेलल की वैल्यू हो जाएगी k लैम्डा बाय x। तो नेट जो हमें मिलने वाला है आई कैप में, तो हमें ये मिल रहा है और जे कैप में मिल रहा है ये। तो वो हो गया 3k लैम्डा बाय x आई कैप माइनस k लैम्डा बाय x जे कैप। किसी को बी पार्ट में डाउट है? बी पार्ट में किसी को डाउट? एक बार फिर से बी पार्ट देखो। तो बी पार्ट बड़ी सिंपल था, उसमें एक इनफाइनाइट वायर है। पहले तो आप एक एक को सॉल्व करो। इनफाइनाइट वायर पी पॉइंट पे आप फॉर्मूला देख चुके हो, फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा बाय r। ठीक है ना, बस मैंने एक गलत लिख दिया शायद, 2 लैम्डा है यहाँ पे, सॉरी। तो वो हो जाएगा 4, तो टोटल हो गया 5। ठीक है ना, इनफाइनाइट वायर है हमारे पास। एक सेकेंड, इनफाइनाइट वायर है हमारे पास जिसपे 2 लैम्डा दिया हुआ है, उससे x डिस्टेंस दूर ई परपेंडिकुलर जो आपको मिलेगा वो मिल जाएगा कितना, 2k 2 लैम्डा बाय x। फिर ये जो सेमी इनफाइनाइट दिया हुआ है, सेमी इनफाइनाइट दो तरह की फील्ड बनाता है, एक तो ई परपेंडिकुलर और एक ई पैरेलल। चार्ज नेगेटिव है
तो खुद की तरफ बनाएगा ई परपेंडिकुलर, और ई पैरेलल में किधर खींच रहा होगा, नीचे की तरफ। फॉर्मूला हमें पता ही था वो क्या होता है, के लैम्डा बाय आर। तो ई परपेंडिकुलर में के लैम्डा बाय 2x हो जाएगा, ये डिस्टेंस 2x दी हुई है, मैंने ध्यान नहीं दिया। और ई पैरेलल में भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2x। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2x, और ई पैरेलल में भी ये हो जाएगा 9/2 के लैम्डा बाय x आई कैप। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर हमें दिया हुआ है सी पार्ट। सी पार्ट वही वाला केस है जिसमें आपको θ1 और θ2 देखना होता है, बस इस बार दोनों ही परपेंडिकुलर के कैसे लाई कर रहे हैं, किसमें, बी पार्ट में अगर कोई पूछ रहा है कि थीटा वाला फॉर्मूला यूज किया कि नहीं, तो हम यूज कर चुके हैं। वहां से जो रिजल्ट आया था मैंने डायरेक्टली वो यूज कर लिया था। अगर आप ऊपर देखते पीडीएफ में जो था, ठीक है ना, डायरेक्टली रिजल्ट जो आया है इनफाइनाइट वायर के लिए वो हमने यूज किया। यहाँ पे देख सकते हो तुम, अगर तुम देखोगे इनफाइनाइट वायर के लिए जो हमें मिला था 2 के लैम्डा बाय आर, ये हमने यूज कर लिया है डायरेक्टली। सी पार्ट की अगर बात करें तो उसमें फिर से हमें दिया हुआ है ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। सिमिलरली ये एंगल फिर से दिया हुआ है 30 डिग्री, यहाँ पे दिया गया है लैम्डा, और ये है आपका पॉइंट पी। तो फिर से हमें पता है दो फॉर्मूले होते हैं, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। अंतर बस क्या आ जाएगा, अंतर ये हो जाएगा कि ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला तो चेंज हो जाएगा, उसमें प्लस की जगह क्या यूज होगा, माइनस, और ई पैरेलल का फॉर्मूला तो क्या रहता है, सेम रहता है। मैंने पहले ही बताया, डायरेक्शन हम पहले ही ड्रॉ कर लेते हैं। प्लस है तो खुद से दूर, तो ये हो गया आपका ई परपेंडिकुलर। सारे प्लस वालों ने इस पॉइंट पे फील्ड बनाई होगी कुछ ऐसे ऐसे, ई पैरेलल का कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ। अब बस मुझे पॉजिटिव लेके आना है। ई परपेंडिकुलर हो गया के लैम्डा बाय आर, और फॉर्मूला लगेगा sin θ1 माइनस sin θ2। पॉजिटिव लाना है तो बड़ा थीटा पहले लिखना चाहिए। तो टॉप को कनेक्ट करने के लिए टोटल एंगल है 60 डिग्री, माइनस साइन नीचे का जो एंगल है वो है 30 डिग्री। सिमिलरली ई पैरेलल के लिए आप कर सकते हो के लैम्डा बाय आर cos θ2 माइनस cos θ1, तो वो हो जाएगा cos ऑफ 30 डिग्री माइनस cos ऑफ 60 डिग्री। डायरेक्शन में लिख ही चुका था आई कैप, और ये है माइनस जे कैप। ठीक है, तो यहाँ पे हमें केस समझ आ गया है कि ये जो क्वेश्चन है वो किस केस का है, जिसमें कि दोनों टॉप और बॉटम परपेंडिकुलर के सेम साइड पे लाई कर रहे हैं। दोनों अगर सेम साइड पे लाई कर रहे हैं तो बस परपेंडिकुलर वाले फॉर्मूले में माइनस आ जाता है प्लस की जगह, और पैरेलल वाला फॉर्मूला एज इट इज रहता है। मैंने दोनों में वैल्यूज इस तरह से पुट किए हैं कि मैग्नीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव, और डायरेक्शन मैंने देख ली किससे, कि प्लस साइन के लिए दूर जाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने आर लिखा है, आर जहाँ पे क्या होता है, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हालांकि क्वेश्चन में हमें स्लैंट डिस्टेंस दी गई थी डी, तो हम क्या करेंगे, वायर को एक्सटेंड करेंगे और उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और ये डिस्टेंस कहलाएगी आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये है डी, और ये एंगल है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका डी कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ पे बस आपको क्या रख देना है, आर बराबर डी कॉस 30 डिग्री। ठीक है ना। कोई डाउट सी पार्ट में? तो अंतर कुछ नहीं है, अंतर बस ये है कि अगर टॉप और बॉटम परपेंडिकुलर के सेम साइड पे लाई कर जाएं तो आप ई परपेंडिकुलर वाले फॉर्मूले में माइनस साइन यूज करो, अगर ऑपोजिट साइड्स पे लाई करें तो आप प्लस यूज करो। ई पैरेलल तो हमेशा ही क्या रहेगा, सेम रहेगा। कोई डाउट? डी कॉस थीटा कैसे आया, यहाँ पे देख सकते हो ना बेटा, फॉर्मूला था के लैम्डा बाय आर, आर जहाँ पे होना चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जरा पीडीएफ में अगर आप सी पार्ट देखो तो जो डी मैंने दिया है, क्या वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी पॉइंट से वायर की? नहीं है। तो फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा,
आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये ऐसे दिया हुआ है, ये डिस्टेंस आपको दी गई है d और ये एंगल दिया गया है 30 डिग्री। तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ये डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगी ना, और ये आपको दिया गया है d, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d cos 30 डिग्री। ठीक है, सभी लोग डी पार्ट ट्राई करें। डी का आंसर क्या आ रहा है? तो डी में हमें लग रहा है कि वो सेमी इनफाइनाइट वायर है, पर वो है नहीं सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए एक एंगल 0 होना चाहिए जब आप टॉप से कनेक्ट करो तो। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसे देखूं कि किस तरह से सॉल्व किया जाए, तो बेसिकली हमें बस दोनों एंगल्स कैलकुलेट करने हैं कि टॉप को कनेक्ट करने पे क्या एंगल आएगा और बॉटम को कनेक्ट करने पे क्या एंगल आएगा। ठीक है ना। तो एक तरफ से तो वायर इनफाइनाइट है, ये हमें समझ आ रहा है। पॉइंट पी यहाँ पे दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दी गई है डी और ये डिस्टेंस भी दी गई है डी। तो दोनों वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो डी है, हमें ये समझ आ गया। अब सोच के देखो, ये एक वायर है आपका, ठीक है ना। सिर्फ इस वायर को अगर मैं कंसिडर करूं तो ये हो गया उसके लिए परपेंडिकुलर। अगर मैं बॉटम को कनेक्ट करने जाऊंगा तो एंगल हमें समझ आ ही रहा है कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि वो तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। लेकिन अगर आप टॉप को कनेक्ट करने जाओगे तो ये एंगल आप देख सकते हो, tan थीटा से d बाई डी, ये एंगल आपको कितना मिल गया, 45 डिग्री। तो इस केस में थीटा 1 की वैल्यू तो क्या हो गई है, 45 डिग्री, और थीटा 2 की वैल्यू क्या हो गई है, 90 डिग्री। सिमेट्रिकली से हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो वायर था ऊपर वाला, उसके लिए भी सेम ही सिचुएशन हो रही होगी। ये उसका परपेंडिकुलर है, बॉटम को कनेक्ट करने जाएंगे तो वो एंगल फिर से क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और ये एंगल फिर से क्या है, 45 डिग्री। ठीक है ना। अब मैं किसी भी एक वायर का कैलकुलेट कर लेता हूँ। मैं इसका अगर कैलकुलेट करना चाहूँ, इस तरह से कुछ क्वेश्चन है, ये डिस्टेंस आपको दिया गया है डी, ठीक है ना। तो ये वायर, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दो फील्ड बनाएगा, एक तो पैरेलल में और एक परपेंडिकुलर में, क्योंकि ना तो ये इनफाइनाइट है और ना ही सेमी इनफाइनाइट है। तो ई परपेंडिकुलर तो किस तरफ बनेगा, इससे दूर जाता हुआ, ये हो गया आपका ई परपेंडिकुलर। और ई पैरेलल किस तरफ बनेगा, बताओ, ऊपर या नीचे। तो आप देख सकते हो ऊपर तो सिर्फ इतनी लेंथ में चार्ज है, लेकिन नीचे तो इन्फिनिटी तक चार्ज है। तो ज्यादा किसने बनाया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे वाले ने, पॉजिटिव वाले, तो उन्होंने नेट फील्ड कुछ ऐसे बनाया होगा। तो कंपोनेंट जो आएगा वो किस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। या आप कह सकते हो कि ई पैरेलल होगा। इसमें डाउट है किसी को यहाँ तक? यहाँ तक अगर किसी को डाउट नहीं है तो फिर हम समझ सकते हैं कि दूसरा वायर जो रखा हुआ था पॉइंट पी के लिए, वो कुछ ऐसे रखा हुआ है। ठीक है ना। ये उसका परपेंडिकुलर और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये ई परपेंडिकुलर कैसे बनाएगा, क्योंकि ये प्लस है तो खुद से दूर जाती हुई फील्ड कैलकुलेट बनाएगा पैरेलल वाला एक बार। ठीक है, पैरेलल वाला आप देख सकते हो, पैरेलल के लिए हमें बस ये देखना होता है, परपेंडिकुलर वाला हमें समझ आ रहा है कि दूर जाता हुआ होना चाहिए। अब ऐसा सोच के देखो कि ये परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर इतनी लेंथ तक चार्ज है, जो ऊपर वाला चार्ज है वो इस पॉइंट पे फील्ड किधर बना रहा होगा, ऐसे ऐसे नीचे की तरफ खुद से दूर जाती हुई। और जो नीचे वाला चार्ज है वो इस पॉइंट पे फील्ड किधर बना रहा होगा, ऐसे ऐसे ऊपर जाती हुई। तो इनके कुछ कंपोनेंट्स वाई में आएंगे और नीचे वालों ने जो बनाया उसका कंपोनेंट किधर आएगा, ऊपर आएगा। अब ऊपर तो जो चार्ज है वो तो सिर्फ डी डिस्टेंस तक है, लेकिन नीचे जो चार्ज है वो तो इन्फिनिटी तक है। तो ऑब्वियसली वाई वाला कंपोनेंट किसका स्ट्रॉन्ग होगा, नीचे वालों का। अगर वाई वाला कंपोनेंट नीचे वालों का स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब कि नेट फील्ड किधर आने वाली है, ऊपर वाली, ऊपर आने वाली है, जब इससे वो कैंसिल आउट हो जाएगी। सिमिलरली अगर इस वायर के लिए हम देखें तो परपेंडिकुलर वाला किधर आना चाहिए, खुद से दूर जाता हुआ, ये हो गया ई परपेंडिकुलर। और पैरेलल वाले की अगर मैं बात करूं तो सोच के देखो, जो इधर वाले चार्जेस हैं वो इस पॉइंट पर फील्ड किधर बना रहे होंगे, कुछ ऐसे ऐसे। और जो इधर वाले चार्जेस हैं वो इस पॉइंट पर फील्ड किधर बना रहे होंगे, कुछ ऐसे ऐसे। इनके कंपोनेंट्स एक तो लेफ्ट में आएगा और इनका कंपोनेंट एक राइट में आएगा। ऑब्वियसली लेफ्ट में चार्जेस कम है तो उनका राइट वाला कंपोनेंट कैसा होगा, वीक, क्योंकि यहाँ तो चार्ज इन्फिनिटी तक है। तो नेट फील्ड किधर आने वाली है, इधर। तो यहाँ रहेगा ई पैरेलल। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना। तो अब अगर नेट में देखूं पी पॉइंट पर, तो इसका तो एक ई परपेंडिकुलर यहाँ था, इसका एक ई परपेंडिकुलर यहाँ था, इसका ई पैरेलल ऊपर है और इसका ई पैरेलल इस तरफ।
तो आप देख सकते हो कि नेट जो फील्ड बचने वाली है वो बचने वाली क्या है, अगर मैं आई कैप में लिखूं और जे कैप में लिखूं, तो नेट जो फील्ड बचने वाली है वो आपको मिलेगी ई परपेंडिकुलर माइनस ई पैरेलल, ये हो गया आई कैप में, ठीक है ना, प्लस ई पैरेलल माइनस ई परपेंडिकुलर, ये हो गया जे कैप। कोई डाउट है? अब मैं इनकी वैल्यूज लिख लेता हूं, उसको इसमें पुट कर सकते हैं। ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाय आर, जो कि हमारा डी, क्योंकि इस बार टॉप और बॉटम परपेंडिकुलर के दो अलग अलग साइड्स पे हैं, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, प्लस वाला, तो वो जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस साइन ऑफ 45 डिग्री। और सिमिलरली ई पैरेलल का फॉर्मूला यूज हो जाएगा के लैम्डा बाय डी कॉस ऑफ 45 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 90 डिग्री, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, टफ भी था, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, देख लो एक बार सॉल्यूशन। किसी को डाउट है डी पार्ट में? काफी अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर सकते हो। ई नेट से एक बार वापस बता दूं, ई नेट से फिर बेटा बचा ही क्या बताने के लिए। ई नेट हमारे पास आ गया ई परपेंडिकुलर माइनस ई पैरेलल, यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, ई परपेंडिकुलर माइनस ई पैरेलल, क्योंकि ये ऑपोजिट है आई कैप में, प्लस ऊपर की तरफ ई पैरेलल है माइनस नीचे ई परपेंडिकुलर है, ये जे कैप है। अब थीटा 1 और थीटा 2 तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे, ठीक है ना, तो ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला पुट कर दिया, ई पैरेलल का फॉर्मूला पुट कर दिया। हाँ, कोई अनम्यूट करने के लिए बोल रहे हैं, क्या डाउट है बोलो। दूसरी वाला रॉड में अब जो ई पैरेलल लिया है ना, बोलो। दूसरी वाला रॉड में जो ई पैरेलल लिया है वो बारे में एक बताएंगे। दूसरे वाले वायर में? हाँ सर, दूसरी वाला वायर में, दूसरे वाले वायर में आप देखो, तो आप देखो जो यहाँ लेफ्ट में चार्ज है वो फील्ड किस तरफ बना रहा होगा, खुद से दूर जाती हुई कुछ इस तरफ, उसके कंपोनेंट एक तो इधर आएगा और एक नीचे आएगा, और जो राइट में है वो किधर बना रहा होगा, कुछ इस तरफ, उसका कंपोनेंट एक लेफ्ट में आएगा और एक नीचे आएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ तो इन्फिनिटी तक चार्ज है, तो राइट में चार्जेस ज्यादा है, तो नेट फील्ड किधर बचेगी, लेफ्ट में बचेगी, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी लेफ्ट की तरफ। कोई अगर पूछ रहा है कि ये नीट के, तो नीट के लेवल से थोड़ा सा ऊपर मान सकते हो आप, लेकिन हाँ एक वायर तो आ ही सकता था, मैंने दो वायर जो कनेक्टेड दिए हैं नीट के लिए, एक वायर दे दिया जाएगा, तो थीटा 1 45 जानना पड़ेगा और थीटा 2 90 डिग्री, तो बस यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा कि ई परपेंडिकुलर ये है, ई पैरेलल। नीट में इतना नहीं पूछेंगे डिटेल। ई पार्ट ट्राई करो, या ई पार्ट में होमवर्क में दे देता हूँ, सभी लोग ट्राई करना, ताकि कल हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ई पार्ट काफी अच्छा है, ठीक है ना। रोतिश का आंसर आ गया है एक, अगर आ जाते तो काफी अच्छी बात है। ई पार्ट का आंसर सभी लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बार घर पे मैं पीडीएफ सेंड करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो चुका है। अब आगे जो चीज है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ किसके बारे में देखा है, पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज और रिंग और डिस्क, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है। अब हम यहाँ से देख सकते हैं, किसी को डाउट है? ठीक है, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, ठीक है। ई पार्ट सभी लोग ट्राई कर लो, कल उसका आंसर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से अब चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, ठीक है, अभी तक भी वैसे इंपॉर्टेंट ही थी। वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये जो है तुमने सुना होगा गॉस लॉ, गॉस लॉ पढ़ने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे बोला जाता है? सबसे पहली बात यही आती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे बोला जाता है। ठीक है, जिनका भी आंसर आ रहा है अभी चैट में लिखना बंद कर दो और यहाँ से ध्यान देके सुनो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे बोला जाता है? क्योंकि गॉस लॉ समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फाइ से रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते कैसे हैं? फ्लक्स का मतलब बेसिकली हो जाता है क्वांटिटी मेजर करना किसी भी तरीके से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड किसी क्वांटिटी की बात की जा रही है। डेफिनेशन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आप बेसिकली एक तरह से क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हो, यानी कि कोई भी एरिया अगर मैंने कंसिडर कर लिया है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करने के लिए, इतना हमें पता है। ठीक है ना, तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग अ गिवन एरिया, कोई गिवन एरिया अगर है उसे कितनी लाइंस कट कर रही हैं, उसके मेजरमेंट को आप बोलते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है ना, तो एक क्वांटिटी है जिसे मैथमेटिकली डिफाइन किया गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। यहाँ पे हमें ये भी पता होना चाहिए कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन जो होती है वो प्लेन से परपेंडिकुलर होती है। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर एरिया है तो उसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो उसका एरिया वेक्टर उससे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, तो फॉर्मूला तो हमें याद रखना है। फ्लक्स का फॉर्मूला जो हो जाता है वो हो जाता है ई डॉट ए। ऑब्वियसली इसकी यूनिट जो हो जाएगी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को हम कहते हैं वेबर। डब्ल्यू बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को या किसी भी क्वांटिटी के फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हो वेबर में। ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला हो जाता है ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट हमें खोलना आता भी है, वो हो जाएगा मॉड ऑफ ई मॉड ऑफ ए cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, तो मान लो जैसे कि पीडीएफ में दिख रहा है एक रिंग हमने कंसीडर कर रखी है और ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है ई, तो उसका एरिया वेक्टर जो होगा वो इधर होगा ए। तो आपको एंगल कौन सा यूज करना है? ये वाला एंगल, इनके बीच का एंगल यूज करना है थीटा। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पर दिया है मैंने एक, कि अगर मान लो कि हमें सरफेस के साथ एंगल दिया हो और आपसे पूछा जाए कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस एरिया को कट करके निकल रहा होगा। ठीक है, और ये एंगल आपको दिया गया है मान लो फाइ या थीटा। ठीक है ना, और आपसे पूछा जाए रेडियस है सर्कल की आर, तो कितना फ्लक्स है, तो फाइ को आप कह सकते हो ई नॉट इंटू एरिया जो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो क्योंकि सरफेस से एंगल थीटा दिया है तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, आप रख सकते हो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, और ये हमें फ्लक्स की वैल्यू मिल जाती है ई नॉट पाई आर स्क्वायर साइन थीटा। किसी को कोई डाउट इसमें? बेटा रिपीट क्या करना है? एग्जाम्पल रिपीट करना है या पूरा फ्लक्स क्या है वही रिपीट करना है? ठीक है, एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे बोला जाता है। तो बेसिकली डेफिनेशन हो गई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। ठीक है ना, किसी भी क्वांटिटी को अगर आप मेजर करना चाहते हो तो आप फ्लक्स को यूज करते हो। बेसिकली वॉल्यूम फ्लो का भी फ्लक्स होता है, वाटर फ्लो का भी फ्लक्स होता है। बस याद ये रखना है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी गिवन एरिया को कट कर रही है अगर, तो वो एक फ्लक्स प्रोड्यूस करती है। एक टर्म डिफाइन की गई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला आ गया ई डॉट ए, यानी ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। थीटा जहाँ पे एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। तो अगर रिंग मैंने इस तरह से ले रखी है एक, तो उसका प्लेन तो हो गया ये वाला, तो उसका एरिया वेक्टर जो होगा वो तो प्लेन से परपेंडिकुलर होगा। अब क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल रिंग के प्लेन के साथ दिया गया था थीटा, तो हम समझ सकते हैं क्योंकि एरिया वेक्टर प्लेन से परपेंडिकुलर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का उससे जो एंगल होगा वो होगा 90 माइनस थीटा। तो मैंने बस फॉर्मूले के अंदर ई रिंग का एरिया पाई आर स्क्वायर और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा रख दिया और आंसर आ गया ई नॉट पाई आर स्क्वायर साइन थीटा। जिनको डाउट था आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जल्दी से सॉल्व कर लो।
वेक्टर पे बेस्ड एक क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर गिवन बाय a वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप एंड b वेक्टर, फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू इट। फॉर्मूला में पता है E डॉट A। फिफ्टी फोर वेबर एक आंसर आया अभी तक। तो बेसिकली वेक्टर का क्वेश्चन है, हमें साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम दी गई है तो हम एरिया वेक्टर निकाल सकते हैं। एरिया वेक्टर होता है A क्रॉस B, अगर A और B रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी कि एरिया वेक्टर हमें मिल जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा हमें माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप निकालोगे i क्रॉस i 0 हो जाता है, यह आ जाएगा माइनस 2k कैप माइनस 8j कैप प्लस 6k कैप 12i कैप। तो ये आया है 12i कैप माइनस 8j कैप प्लस 4k कैप, ये हमारे पास आ जाता है एरिया वेक्टर। इसका अगर डॉट प्रोडक्ट आप कर देते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, यानी कि 12i माइनस 8j प्लस 4k का डॉट प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दी गई है वो है 2i माइनस j प्लस 3k। तो यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी 24 प्लस 8 प्लस 12, तो 44 वेबर के करीब आ रहे हैं, 44 वेबर ही आ रहे हैं। तो एक आंसर मैच किया है शायद अभिरूप का। बाकी जिनका भी मैच नहीं किया है वो एक बार वेक्टर को रिवाइज करें, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, डॉट प्रोडक्ट निकालना। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं, तो आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कर लो एक बार। सेकंड का आंसर बोल रहे हैं 0। कितने लोगों को लग रहा है सेकंड का आंसर 0 होगा? 2 आंसर आ गए हैं 0, 3, 4, 5 है, अब तो सभी का 0 आ गया। तो सेकंड बेसिकली फ्लक्स बोला जाता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द गिवन एरिया। उन्होंने बोला है कि एक लूप है जो कि एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, तो लूप अगर आपका एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, ये हमारा लूप हो गया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई कैप के अलोंग है,
फील्ड भी है वो आई कैप कहलाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि जैसे कि ये हाथ है, ये आपका लूप है, और फील्ड जो है वो इसके ऊपर से ऐसे निकल जा रही है। तो कोई भी फील्ड इस एरिया को कट ही नहीं कर रही होगी। अगर कोई भी फील्ड इस एरिया को कट ही नहीं कर रही है तो हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स कितना होगा, 0। या फिर आप ऐसा सोच सकते हो कि इसका जो एरिया वेक्टर आएगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी के कैप या फिर माइनस के कैप, कोई भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी आई कैप में। और हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट अगर किया जाए तो आई और के क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो डॉट प्रोडक्ट फिर से हमें क्या मिल जाएगा, 0। ठीक है ना। तो ये तो बड़ा सिंपल था, ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ 2D ऑब्जेक्ट। तो 2D ऑब्जेक्ट के लिए तो हमें फॉर्मूला पता है, वो हो जाता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है ना। लेकिन अगर 3D ऑब्जेक्ट के लिए कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ लिया जाए तो ऐसा सोच के देखो, बेसिकली फ्लक्स आपको बता रहा है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है ना। कोई बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन नेवर बी नेगेटिव, नहीं, बिल्कुल हो सकता है नेगेटिव, डिपेंडिंग ऑन आप क्या चूज कर रहे हो, आपने एरिया वेक्टर कहाँ पे पॉजिटिव लिया है। लेकिन अगर क्वांटिटेटिवली बोला जाए कि बताओ कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, तो फ्लक्स को जनरली हम प्लस में ही रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव फ्लक्स ये बता देगा कि फील्ड लाइंस कट किस तरफ करके जा रही हैं, एरिया वेक्टर के अलोंग या एरिया वेक्टर के ऑपोजिट। हालांकि 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एक नहीं होती बल्कि 2 होती हैं। जैसे अगर मैं ये कॉपी की बात करूं जिसमें हम लिख रहे हैं, तो एरिया वेक्टर इससे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो एक तो बाहर की तरफ निकलता हुआ भी हो सकता है और एक नोटबुक के अंदर जाता हुआ भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर हुई और एरिया वेक्टर आपने ऊपर वाला लिया तो फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, अगर आपने एरिया वेक्टर नीचे वाले लिया तो फ्लक्स नेगेटिव आएगा। दोनों ही आंसर सही माने जाते हैं 2D वाले केस में, ठीक है ना। लेकिन अगर हम 3D की बात करें तो 3D में ऐसा सोच के देखो कि ये मान लो कि 3D ऑब्जेक्ट है। अब आपको देखना है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कटिंग दी गिवन एरिया। अब यहाँ पे एरिया, कौन सा एरिया लिया जाए, बात ये कोई फील्ड लाइन अगर एंटर करती है इस तरह से, वो कहीं ना कहीं से एग्जिट भी करेगी। तो क्रॉस तो उसने यहाँ पे भी किया है और क्रॉस यहाँ पे भी किया है। अब 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए एक चीज हमें हमेशा याद रखनी होती है कि 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए एरिया वेक्टर डिफाइंड है, उसकी एक ही डायरेक्शन होती है और वो डायरेक्शन होती है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। जैसे मैंने कहा नोटबुक के लिए एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ निकलता हुआ भी हो सकता था और अंदर की तरफ जाता हुआ भी हो सकता था, पर किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के लिए एरिया वेक्टर हमेशा रेडियली आउटवर्ड ही हो सकता है। जैसे इस छोटे से पोर्शन के लिए अगर मैं बोलूँ एरिया वेक्टर कहाँ है तो हम कहेंगे ये है एरिया वेक्टर। सिमिलरली इस छोटे से पोर्शन के लिए हम कहें तो ये है एरिया वेक्टर। यानी एरिया वेक्टर हमेशा कैसे रहेगा, 3D ऑब्जेक्ट से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर निकलता हुआ, ठीक है ना। इस केस में अगर बोला जाए तो अगर आने वाले फ्लक्स को, अगर फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, उस फ्लक्स को आपने पॉजिटिव लिया है, ठीक है ना, तो निकलने वाले फ्लक्स को आप क्या मानोगे, नेगेटिव मानोगे, ठीक है ना। बेसिकली यही हो गया टोटल फ्लक्स जो कि इसे क्रॉस कर रहा होगा। तो गॉस ने एक स्टेटमेंट दे दिया था, जो ये एक साइंटिस्ट है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज 3D ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ रीजन विद इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ठीक है ना। क्यों ऐसा होगा सोच के देखो, एक सिंपल अगर केस ले लिया जाए क्यूब का, तो अगर ये कोई क्यूब है 3D में, तो ऐसा सोच के देखो इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, तो हम कह सकते हैं रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। और इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, तो फिर से रेडियली आउटवर्ड, ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। मान लो कि कोई फील्ड लाइन थी और वो इस तरह से आती है और ऐसे क्रॉस करके निकल जाती है, तो उसने इस पूरे सरफेस को 2 बार कट किया, ठीक है ना। एक तो इस जगह पे कट किया, इस जगह के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट की तरफ है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है, तो इनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे तो जो फ्लक्स इन आया, यानी अंदर घुसने वाला फ्लक्स, उसे मैं कह सकता हूँ E इंटू ए इंटू कॉस 180 डिग्री। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो जाने वाला जो फ्लक्स है उसे मैं कह सकता हूँ E इंटू ए इंटू कॉस 0 डिग्री। टोटल फ्लक्स अगर आप ऐड करते हो तो ये फ्लक्स फिर से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका लॉजिक ये भी बोल दिया जाता है कि अगर हम किसी 3D ऑब्जेक्ट में एंटर करने वाली फील्ड लाइन को काउंट करते हैं तो एग्जिट करने वाली फील्ड लाइन को हमें सबट्रैक्ट भी करना होगा। बेसिकली ऐसा मानो कि 4 फील्ड लाइन एंटर की 3D ऑब्जेक्ट में और 4 फील्ड लाइन एग्जिट कर गई 3D ऑब्जेक्ट से, तो बेसिकली कितनी फील्ड लाइन है जो कि उसे किसी भी समय पर क्रॉस कर रही है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0।
तो ये इनका स्टेटमेंट था कि कोई भी क्लोज 3D ऑब्जेक्ट से पास होने वाला नेट फ्लक्स क्या रहता है, जीरो रहता है, क्योंकि जो भी फील्ड लाइन एंटर करेगी वो कहीं ना कहीं से एग्जिट भी करेगी। तो अगर एंटर होते समय फ्लक्स पॉजिटिव था तो एग्जिट होते समय फ्लक्स नेगेटिव हो ही जाएगा, क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा ही रेडियली आउटवर्ड होती है। किसी को डाउट है इसमें? एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट की तरह याद रखना है, यानी कोई भी 3D ऑब्जेक्ट आपको दी गई हो और बोला गया हो कि उसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो बताओ नेट फ्लक्स कितना होगा। तो आंसर हम हमेशा क्या देंगे कि नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो। काफी इंपॉर्टेंट है ये चीजें समझना, ठीक है ना। फिर भी अगर अब हमसे पूछ लिया जाए, हमें ये क्लियर हो गया है कि नेट फ्लक्स क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है, यानी कि जितना फ्लक्स एंटर करता है उतना ही फ्लक्स क्या हो जाता है, एग्जिट हो जाता है। लेकिन अब अगर कोई ये पूछ ले कि हाँ ठीक है, मान लिया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी 3D ऑब्जेक्ट को रखते हो तो नेट फ्लक्स जीरो होता है, लेकिन बताओ कि एंटर करने वाला फ्लक्स कितना है या एग्जिट करने वाला फ्लक्स कितना है। तो उस केस के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो हो जाता है फ्लक्स इन केस ऑफ 3D ऑब्जेक्ट, आप ये कह सकते हो। उस केस में हम कहते हैं कि जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा आपका E डॉट ए प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड का मतलब क्या हो गया, हम प्रोजेक्टेड एरिया को यूज कर लेते हैं। प्रोजेक्टेड एरिया अब किसे बोला जाता है, मान लो कि आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है ना, रेडियस r का, तो ऑल्दो इसका सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², लेकिन मैं उसे इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। मुझे पता है कि अगर इस तरह से इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो नेट फ्लक्स तो क्या है, जीरो है, क्योंकि अंदर आने वाला फ्लक्स ये इक्वल है बाहर जाने वाले फ्लक्स के, ठीक है ना। और वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो होना चाहिए E इंटू इसका प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब होता है इस शेप के ऊपर अगर आप लाइट गिराते किसी भी एक डायरेक्शन से, तो बताओ वॉल के ऊपर इसका प्रोजेक्शन यानी परछाई किस शेप की बनती, उसका एरिया हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम जानते हैं कि स्फीयर के ऊपर या बॉल के ऊपर आप अगर लाइट गिराते हो तो वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर उसकी जो शेडो बनेगी वो सर्कल शेप में बनेगी, तो उसका एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, πr²। तो ये हो जाता है फ्लक्स इन या फ्लक्स आउट निकालने का तरीका। तो इसमें हम प्रोजेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसी पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है, वो सॉल्व करने का ट्राई करो। इससे आपको फ्लक्स बताना है, ये 4 क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमें करना कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया बेसिकली हो गया आपके 3D शेप की शेडो का एरिया, जो शेडो बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को आप लाइट की डायरेक्शन मान सकते हो शेडो बनाने के लिए। पहले का आंसर आ भी गया है, किसी ने दिया है ERH। एक आंसर आया है ERH/2। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि ए पार्ट में कोन दिया हुआ है और कोन की शैडो जो बनेगी वो किस शेप की बनेगी, एक ट्रायंगल के शेप की बनेगी। तो ट्रायंगल जो कि इस तरह से बनेगा कोन का, हम देख सकते हैं उसका बेस जो होगा वो हो जाएगा डायमीटर ऑफ कोन यानी कि 2r, और उसकी हाइट जो है वो है h। तो फ्लक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E0 इंटू एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और आंसर आ जाएगा ERH। सिमिलरली हमें बी पार्ट में पूछा गया है, एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है, सब कह रहे हैं E इंटू πr²। हाँ तो सही बात है, अगर हेमिस्फीयर है आपके पास और इस तरह से अगर आप लाइट गिरा रहे हो उसके ऊपर, तो सर्कल ही बनने वाला है फिर से, और फ्लक्स आपको जो मिलेगा वो फिर से हो जाएगा E इंटू πr²।
सी पार्ट में हमें E1 का और E2 का अलग अलग फ्लक्स बताना है। बी में हाफ सर्कल नहीं बनेगा, लाइट हम इस तरफ से गिरा रहे हैं, ध्यान से देखो, जिसको भी डाउट है कि बी में हाफ सर्कल बनेगा, बेसिकली आप इस तरफ से लाइट गिरा रहे हो जहां से पूरा एक सर्कल दिख रहा होगा, उसका बेस तो पूरा सर्कल के शेप में ही है, तो वॉल पे भी क्या बनेगा, सर्कल ही बनेगा। सी पार्ट में अगर हम देखें तो एक हमें सिलेंडर दिया हुआ था और यहाँ से गिर रहा है उसके ऊपर E1, तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा एक रेक्टेंगल, जहाँ पे एक साइड तो हो जाएगी 2r और उसकी हाइट तो दी हुई है h, तो फाई E1 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा E1 इंटू एरिया हो जाएगा 2rh। E2 जो दिया हुआ है वो ऊपर से गिरता हुआ दिया हुआ है, तो E2 के लिए जो परछाई बनेगी वो एक सर्कल बनेगा, इसलिए फाई ऑफ E2 मैं कह सकता हूँ वो हो जाएगा E2 इंटू पाई आर स्क्वायर। किसी को डाउट सी पार्ट में? डी पार्ट का आंसर डी पार्ट में भी हम देख सकते हैं क्या बनने वाला है। लाइट किस डायरेक्शन में देना है ये समझ नहीं आ रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन शो की गई है डायग्राम में वही लाइट की डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो की गई है वही लाइट की डायरेक्शन है। कोन वाले क्वेश्चन में भी हम देख सकते हैं लाइट अगर इस तरफ से जा रही है तो वॉल पे आपको एक सर्कल ही दिखने वाला है और जो फ्लक्स होने वाला है वो हो जाएगा E0 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि आप 2D ऑब्जेक्ट और 3D ऑब्जेक्ट के लिए फ्लक्स कैसे निकालते हो? तो ये था फ्लक्स ड्यू टू 2D और 3D ऑब्जेक्ट। ठीक है ठीक है, आगे है गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ और गॉस स्टेटमेंट में थोड़ा सा अंतर है। गॉस स्टेटमेंट में बोला गया है कि द नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू 0, यानी कि अगर हमारे पास एक 3D क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है और उसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है तो उसे क्रॉस करने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो रहता है वो कितना रहता है, हमेशा 0 रहता है। जबकि गॉस स्टेटमेंट में क्या बोला गया जबकि गॉस लॉ कहता है द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड 3D ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट पर परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि अगर हमारे पास एक क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर कोई चार्ज क्यों रखा हुआ है, यानी कि उसकी सरफेस को एनक्लोज कर रहा है कोई चार्ज, यानी कि उसकी सरफेस किसी चार्ज क्यू को एनक्लोज कर रही है, तो उसे क्रॉस करने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा यानी कि फ्लक्स टोटल वो इक्वल होता है क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट के, जहां पे क्यू इन है एनक्लोज चार्ज बाय द सरफेस। तो गॉस स्टेटमेंट और गॉस लॉ के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है और वो डिफरेंस हमें याद रखना है। वो ये है कि गॉस स्टेटमेंट बोलता है कि अगर आपके पास कोई क्लोज 3D ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, उसे अगर आपने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर रख दिया है तो उसे क्रॉस करने वाला फ्लक्स जो टोटल होगा वो इक्वल होगा 0 के, क्योंकि जो फील्ड लाइन एंटर करेगी वो फील्ड लाइन एग्जिट भी करेगी। जबकि गॉस लॉ एक्सप्लेन करता है कि अगर उसी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट के अंदर
कोई चार्ज एनक्लोज्ड है Q, तो फिर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ना हो, उसे क्रॉस करने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा वो इक्वल होगा चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे बोला जाता है गॉस लॉ। जो यहाँ पे पीडीएफ में आपको दिख रहा है, लॉ को लिखने का तरीका है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस साइक्लिक इंटीग्रल क्या होता है? तो जैसे कि हमें पता है कि लॉ है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। जो लेफ्ट में टर्म लिखी है ई डॉट डी एस, वो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। यहाँ पर साइक्लिक इंटीग्रल का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई 3D ऑब्जेक्ट है तो उसमें छोटे छोटे ढेर सारे डीएस एरिया वेक्टर हो सकते हैं। छोटे छोटे से एरिया सरफेस को मैं बोल सकता हूँ डीएस डीएस। तो सभी का एरिया वेक्टर ds1 ds2 इस तरह से ढेर सारे एरिया वेक्टर होंगे, और हर जगह पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलग अलग एंगल भी बना रहे हो सकते हैं। तो इन सभी का हर पॉइंट पर डॉट प्रोडक्ट अपने अपने एरिया वेक्टर के साथ करके उन सभी का समेशन करने पर ही तो हमें टोटल फ्लक्स मिलने वाला है। यानी कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस ये हमें बता रहा है हर छोटे एरिया का, हर इनफाइनेटिसिमली स्मॉल एरिया का क्रॉस करने वाले फ्लक्स का समेशन। तो इसे बोला जाता है गॉस लॉ। तो लेफ्ट में लिखी हुई चीज बेसिकली आपको बता रही है टोटल फ्लक्स, और राइट में लिखा हुआ है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जैसे कि हम पीडीएफ में देख ही सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक चीज और बता दी थी जिसे बोला जाता है गॉसियन सरफेस। इसका यूज आएगा गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन में। गॉसियन सरफेस किसे बोला गया? उन्होंने कहा कि गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस such that the magnitude of electric field at every point on its surface must be same. It is used for calculation of electric field. यानी गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है, और वो सरफेस ऐसी है कि उसकी सरफेस पर हर पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो तो वो सेम आता है। यानी कि ऐसी सरफेसेस कौन कौन सी हमारे सिलेबस में गॉसियन सरफेस बताई गई कि या तो आप एक स्फेरिकल सरफेस ले सकते हो या फिर आप सिलेंड्रिकल सरफेस ले सकते हो। यही दो गॉसियन सरफेसेस हमें यूज करनी है अगर हम गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अगर मैं समराइज करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में गॉस लॉ क्या बताता है? बेसिकली हमें गॉस लॉ बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज 3D ऑब्जेक्ट कितना होगा। और लॉ बड़ा ही सिंपल सा है, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं, मान लो कि हमारे पास एक क्लोज सरफेस है और उस पर प्लस क्यू माइनस क्यू और प्लस 3Q चार्ज उसके अंदर रखा हुआ है। तो टोटल फ्लक्स आप सिंपली बता सकते हो कि वो इक्वल होगा Q माइनस 2Q प्लस 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इस केस में अगर बाहर कोई चार्ज रखा भी होता जैसे प्लस 4Q माइनस 5Q, तब भी नेट फ्लक्स की वैल्यू यही आती। क्यों? क्योंकि जो फ्लक्स क्रिएट किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अंदर होने वाला चार्ज ही क्रिएट कर सकता है। जो चार्ज बाहर है उसकी फील्ड लाइन तो एंटर भी करेगी और एग्जिट भी करेगी। तो जो चार्जेस बाहर हैं उनकी वजह से तो नेट फ्लक्स जीरो ही आ रहा है, जो कि गॉस स्टेटमेंट से हमें पता ही है। लेकिन कोई चार्ज अगर इस क्लोज सरफेस के अंदर है तो कोई फील्ड लाइन एंटर नहीं करेगी। जैसे मैं पॉजिटिव चार्ज अगर ले लूं तो सारी फील्ड लाइंस यहीं से ओरिजिनेट हुई हैं और सिर्फ क्या कर रही हैं? एग्जिट कर रही हैं। उस केस में टोटल फ्लक्स जीरो नहीं आएगा, बल्कि टोटल फ्लक्स जो आएगा इस चार्ज Q की वजह से वो होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। किसी कोई डाउट? ओके, तो आज यहीं तक करते हैं बस।